हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेक्चर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के टॉपिक पे जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को रेट लॉ पढ़ाया था। रेट लॉ की मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी आप लोग को, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लें। वहां पर रेट लॉ में जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, मान लीजिए अगर कोई चीज है रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, तो आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इज इक्वल टू के आर की पावर एन। जो ये के होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि रेट कांस्टेंट होगा क्या, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन आप बता दो क्या होगी। तो देखिए जब भी आपको किसी कांस्टेंट की डेफिनेशन को अगर आपको बताना होता है तो आप कैसे बता सकते हो? देखो, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को मैं 1 मोल पर लीटर पर सेकंड ले लूं, ठीक है, और जो रेट कांस्टेंट है वो के हो जाएगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी मैं 1 ले लूं, तो मुझे बताइए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो भी 1 आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, डिपेंडिंग की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके हिसाब से उसकी यूनिट भी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए तो ये मानिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी यूनिटी हो जाता है और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो भी अगर यूनिटी हो जाती है, तो जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? यूनिटी होगी। तो इसके हिसाब से मुझे अगर रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बतानी है तो मैं क्या बता सकता हूँ? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट और कुछ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है। कब? जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, जो तुम्हारा रिएक्टेंट है इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी इसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी हो जाए? 1 मोल पर लीटर हो जाए। ओके, तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन पे भी एक एक करके ध्यान दे ले। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1 से 2 करेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। देखो, करेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है, जितनी ज्यादा ना रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, लार्जर द वैल्यू ऑफ के लार्जर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। रेट कांस्टेंट को टू के आर की पावर एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतना द रेट ऑफ रिएक्शन होगा। दूसरी, डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। मान लो दो रिएक्शन है मेरे पास, C plus O2 giving CO2 and H2 plus O2 giving H2O। दो रिएक्शन है मेरे पास, बैलेंसिंग कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यार इन दोनों रिएक्शंस के अलग अलग ग्रेड कांस्टेंट होंगे। ठीक है, भले ही ये कांस्टेंट हो। अब देखिए कांस्टेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक होता है कंडीशन सॉरी ग्रेविटेशनल, एक होता है क्या हमारा? यूनिवर्सल कांस्टेंट, और एक होता है हमारा क्या? कंडीशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है? जो पूरे पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है? फिक्स है, कैपिटल जी की, स्मॉल जी की नहीं, कैपिटल जी की। पर जो स्मॉल जी है, जो 9.8 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू जो जगह 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 के हिसाब से बदलती रहती है ना। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यार जो स्मॉल जी है वो कंडीशनल कांस्टेंट होगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है, किसी चीज पे डिपेंड करता है। तो जो कैपिटल जी है वो कंडीशनल कांस्टेंट नहीं है, वो क्या आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, तो यार इसी तरीके से जो हमारा रेट कांस्टेंट है ना, वो एक कंडीशनल कांस्टेंट है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने क्या ले लिया है? रेट ऑफ रिएक्शन की अलग वैल्यू ले ली, अगर आपने रिएक्शन ही अलग कर दी है, दो रिएक्शंस लोगे, अलग अलग रिएक्शंस लोगे, तो वहां पे जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। तीसरा पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद चेंजिंग टेम्परेचर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा रेट ऑफ रिएक्शन होता था। रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ऐसी टेम्परेचर बढ़ाते तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? हर 10 डिग्री राइज पर ट्वाइस या थ्राइस हो जाता है। हमने पहले से पढ़ा हुआ है ना ये, कि रेट कांस्टेंट बिकम ट्वाइस और थ्राइस, वो यहाँ पर भी होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके लिए हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कर्व के अंदर बढ़ जाते हैं। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी के अंदर। ठीक है, अगला, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज डिफरेंट है। देखो, ये चीज दोनों में कॉमन थी, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में। ये चीज दोनों में डिफरेंट है, ये डिफरेंस है। रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता जी। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती जाएगी ना तो रेट कांस्टेंट को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बट जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आपको पता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है,
रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। बट जो रेट कांस्टेंट होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। रेट कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, घटाने पर घटती है। इसीलिए मैंने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, बट रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, तो भाई ये ना हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है रेट कांस्टेंट के, जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, जो के होता है उसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए, तो इसका अगला टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में भी जरा बात करें। देखिए जरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। भाई ऑर्डर ना एक मैथमेटिकल टर्म है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस तो मैं समझाऊंगा आपको, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको समझाऊंगा, बट ये अपने आप में एक मैथमेटिकल टर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, मुझसे कोई बोले भाई इसके लिए ना रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के। आपको पता है ये कैसा एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, पावर एन, और एन को मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्डर बोलता हूँ। ये जो एन की वैल्यू है ना, हम लोग जब एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन करते हैं, जब हम किसी रिएक्शन में को फॉलो करते हैं, तब ये एन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो जीरो, फ्रैक्शनल भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। ठीक है, और कुछ कुछ केसेस में नेगेटिव भी आ सकती है। ओके, तो देखिए, तो जो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, वो क्या है मेरा, यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बिल्कुल बताता हूँ अब। ठीक है, तो मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पहले कोई सा भी एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज मान लो 2a गिविंग 3b प्लस 4c। कोई बोले इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन टू के, ए की पावर क्या होगी, ये टू ऐसा नहीं कि ये टू पावर में चले जाएगा, ध्यान देना। हो सकता है ये टू पावर में जाए, हो सकता है ये टू पावर में ना जाए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला इसकी पावर क्या आई, 1 आई। कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल इसको, इस पे भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे भाई, जब न्यूमेरिकल्स की एक अलग से लेक्चर लूंगा उसमें आपको बताऊंगा मैं। तो बोलिए, अगर ये ऐसे कोई आपको एक्सप्रेशन दे दिया है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, बोलो 1 आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा 1 आ गया, तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसको भी समझते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे मुझे बताइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है उसका सम होता है। जैसे एक रिएक्शन और ले लूं मैं, कहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन का आपको ये एक्सप्रेशन दिख जाए, बोले रेट ऑफ रिएक्शन का ना ये एक्सप्रेशन है के ए की पावर 3/2 बी की पावर -1। बोले क्या नेगेटिव भी हो सकता है ऑर्डर, हाँ, एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव भी हो सकता है। क्या फ्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल। क्या जीरो हो सकता है, बिल्कुल। तो ऑर्डर देखो क्या आएगा, 3/2 -1। आपको ऐड करना है, जो भी पावर इसको ऐड कर दीजिए, बस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। तो 3 - 2 1, 1/2। तो ऑर्डर क्या आ गया मेरा, 1/2 आ गया। ठीक है, क्लियर है क्या, एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, सही है, ठीक है। ओके, तो ये ऑर्डर मेरा क्या आ गया है, 1/2 आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस व्हाट इज, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जरा ये भी देख लें। देखो यार, सिग्निफिकेंस क्या होता है यार, अपन लोग, मैं बताता हूँ आप लोग को कि सिग्निफिकेंस से क्या समझते हैं हम लोग। जरा देखो, अगर मान लो कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर है, उसका मतलब क्या है, कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैंने एक रिएक्शन ली, अगेन एग्जांपल लेता हूँ, आर गिविंग पी। इसके लिए आप बोले रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, बोलो के आर की पावर। अगर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो इसकी पावर अब 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं अगर 0 ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूँ तो इसकी पावर अब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आर की पावर 0, तो ये क्या आ गया, बोलो के आ गया। के तो एक कांस्टेंट होता है, ये तो एक कांस्टेंट होता है। तो मुझे बताओ, जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आया वो किसके बराबर आया, एक कांस्टेंट के बराबर आया। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फिक्स वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। बोलिए, समझ में आई बात आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन 0 ऑर्डर है ना, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स रहता है।
यानी कि देखो क्या बढ़िया सा हमने यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो वहां पर आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अमोनिया मान लो आपको मैन्युफैक्चर करनी है, मान लीजिए अगर वो जीरो ऑर्डर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तो अगर आप 10 किलो अमोनिया लो चाहे 100 किलो अमोनिया लो स्टार्टिंग में, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया है, जैसे हमने इंडिया को 29 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमने केमिस्ट्री में रिएक्शंस को ना कुछ ऑर्डर्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, कुछ ऑर्डर्स में, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स है, वो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हमने पहले क्या पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊं चाहे घटाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन तो फिक्स ही रहना है। दूसरा देखो, फर्स्ट ऑर्डर में अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होगा, आर गिविंग पी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलो, के आर की पावर वन, आर की पावर वन हटाऊंगा आर, इसका मतलब देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं बोलूं, अगर ग्राफ बनाऊं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। इसका ना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अरे बोलिए, समझ में आ रही है बात आपको, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन लीनियरली इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी अगर आर की पावर टू, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वहां पे क्या होगा, आपका पैराबोलिक टाइप का नेचर बनेगा, ठीक है। आर की पावर थ्री तो वहां पे क्यूबिक टाइप का नेचर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब, ठीक है। हमने रिएक्शन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है और उन कैटेगरी के हिसाब से हमने अलग अलग कैटेगरी से कुछ रिएक्शन रख दिए हैं। चलिए, तो ये बात कर ली हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। अब देखिए सिग्निफिकेंस समझ में आया आप लोग को कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे डिसाइड करी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब एग्जांपल देखें कि कौन कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती हैं और कौन कौन सी रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर होती है, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं कुछ एग्जाम्पल दिख रहा हूँ भाई, आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं भी इसमें से बुक से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं होती कभी भी, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको कुछ मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूँ। ये सपोज मान लो ये अमोनिया के लिए N2+3H2 ये आपकी एक रिएक्शन है। यहाँ पे मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, KNH3 की पावर 0। देखो मैं चाहता है टू, कोई बच्चा सोचता है यार ये तो टू यहाँ पे जाना चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि हमने बोल दिया इसका ऑर्डर ही जीरो है। इसका मतलब जो इसकी पावर होगी ना इस बार वो क्या होगी, जीरो होगी भाई। जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो इसकी पावर होगी वो जीरो होगी, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता चला इसका ऑर्डर क्या है। ऐसा क्यों, क्योंकि अमोनिया चाहे तुम कितनी भी ले लो स्टार्टिंग में यार, उसकी स्पीड उतनी रहनी है, रेट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने पे। तो मैंने क्या बोल दिया, अमोनिया का डिकम्पोजिशन, अमोनिया का डिसोसिएशन क्या होता है, जीरो ऑर्डर होता है, ठीक है। कितना भी आप बढ़ा लो या कितना भी घटा लो, अमोनिया के डिकम्पोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार हमें क्या हम लोग को पता चल सकता है कि कोई रिएक्शन कौन से ऑर्डर किया है, क्या रिएक्शन याद करने की कोई ऐसी कोई ट्रिक है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, कोई नहीं बता सकता आपको कि कौन सी रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर होता है, अनटिल और अनलेस या तो आपको रिएक्शन ही याद हो, ठीक है कि नहीं है, या आपको छोटी मोटी कुछ हिंट्स याद हो। जैसे देखो मैं एक आपको हिंट बताता हूँ, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस मैक्सिमम जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे भाई ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन आपने क्लास 11 में पढ़ी थी, ठीक है, CH4 + Cl2 गिविंग HMu, फोटो के लाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो अगर मान लो कभी तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, तो भाई यहाँ पे आप बता सकते हो क्योंकि फोटोकेमिकल है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जीरो ऑर्डर होती है। पर अगर कुछ भी रिएक्शन उठाओ करके तुम्हें दे दे और पूछे कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तब नहीं बता सकते, ठीक है। तो भाई एक हमारे पास एक हिंट आ गया कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।
ओके, तो ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब देखिए जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल क्या है, इसको देखिए। तो देखिए जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल मैं लिख देता हूं, N2O5 गिविंग NO2 प्लस हाफ ऑफ O2, को बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? एक्सपेरिमेंटल, कोई नहीं बता सकता है ना। तो एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये पाया कि N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली बढ़ रही है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है इसका। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने बोला जो N2O5 वाली रिएक्शन है वो क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है, ठीक है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है तो भाई ये कैसे बिहेव करेगा, लीनियरली। इसके अलावा क्या कोई और हिंट भी है क्या? ऐसी कोई रिएक्शन है, कोई कैटेगरी, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है, या कोई और ऐसी रिएक्शन है नेचर में जो फर्स्ट ऑर्डर कोई फॉलो करती हो? हाँ जी, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं, फिजिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ोगे अलग से रेडियो एक्टिविटी, उसमें देखना फर्स्ट ऑर्डर की बात करोगे, क्योंकि ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सारी की सारी क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर होती हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन। अब इसके बारे में अलग से बात भी करेंगे, रेडियो एक्टिव क्या होती है, जिनमें से रेडिएशंस निकलती है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, ठीक है। तो ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सिंपल। तो भाई ये हिंट है। अगर कोई रिएक्शन रेडियो एक्टिव रिएक्शन दे दी और पूछा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो घबराना मत। तो जो यार हमें तो पता कैसे होगा, हमें तो एग्जांपल याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फोटोकेमिकल तो जीरो, और अगर रेडियो एक्टिव तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए भाई, तो आप ये लोग ये देख सकते हैं, तो फटाफट नोट कर लीजिए। और अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसकी यूनिट क्या होती है, बोलिए? जनरल यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, पर मिनट भी होती है, पर आवर भी होती है, कोई नहीं, छोड़ दीजिए आप। मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी जनरल यूनिट है, मैक्सिमम टाइम यही यूज करेंगे। तो ऐसी कोई पूछे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो भाई रेट कांस्टेंट की ना एक फिक्स यूनिट नहीं होती, ये ऑर्डर पे डिपेंड करती है। ऑर्डर बदला तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी बदली, ठीक है। जैसे अगर मैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर की बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, तो देखो भाई मैं फटाफट एक का डेरिवेशन करा के दिखा देता हूं। डेरिवेशन क्या है, छोटी सी बात है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसके लिए लिखूंगा, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो क्या लिखूंगा, के आर की पावर एन, एन क्या हो गया जीरो, तो ये आर की पावर जीरो वन, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया के बराबर। ओके, अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। तो यार रेट कांस्टेंट की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि ये दोनों के डायमेंशन दोनों इक्वल है, तो दोनों के डायमेंशन भी बराबर होने चाहिए, दोनों की यूनिट्स भी बराबर होनी चाहिए, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर यही चीज फर्स्ट ऑर्डर में आ गई, बोलिए अगर यही चीज फर्स्ट ऑर्डर में आ गई, तो आर गिविंग पी, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये के आर की पावर वन। अगर ये आर की पावर वन है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो के आर हो जाएगा। बोलो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये के, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो मोल पर लीटर, क्योंकि ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी में हम मोलैरिटी ले रहे हैं, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई, पर सेकंड। बोलिए, वरना आप इसमें डिवाइड में भेज देना, डिवाइड कर लेना, ऐसे भी काट सकते हो, पर सेकंड। तो ऐसी सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल लोगे, ऐसी थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लोगे क्या फटाफट, ठीक है। अब ऐसे खेल थोड़ी ना करते रहेंगे यार, बार बार ऐसे डिराइव थोड़ा करते रहेंगे, केमिस्ट्री में कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग को एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे हम लोग किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा बताओ क्या है इसकी यूनिट, देखें भाई इसका क्या है, ट्रिक क्या है उसकी। देखो यहाँ पे मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ये भाई ट्रिक है। एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है। आप बस जो ऑर्डर की यूनिट पूछी है उसके हिसाब से आप निकाल दो। एन की वैल्यू जीरो ऑर्डर, तो जीरो डालोगे तो 1 माइनस जीरो 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1 डालोगे 1 माइनस 1 जीरो, पूरा कैंसिल, पर सेकेंड
लो मैं 2 प्ले करके दिखा देता हूँ। तो बोलो यहाँ पे n की जगह 2 डालो तो 1 माइनस 2 पर सेकेंड मोल पर लीटर -1 पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल -1 लीटर पर सेकेंड। तो क्या मेरी ये सेकेंड ऑर्डर की यूनिट आ गई, तो ये सेकेंड ऑर्डर की आ गई। ऐसी थर्ड ऑर्डर के लिए निकालनी तो n की वैल्यू 3 रख दीजिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या ऑर्डर ऑफ क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आपको निकालनी आ गई है। ठीक है, तो भाई ये आपको ने रेट कांस्टेंट की यूनिट भी निकालना सिखा दिया है। ठीक है, इसके अलावा मान लो अगर वही चीज है फिर से, अगर ये चीज गैस फेज में होगी तो मोल पर लीटर की जगह क्या लिख दोगे, एटमॉस्फेयर 1 माइनस n पर सेकेंड। ओके, अगर गैस के लिए होगा फॉर गैसेस, क्योंकि वहां प्रेशर डालेंगे। और टाइम अगर सेकंड की जगह आर में दे रखा होगा तो पर आर कर लेना, मिनट में दे रखो तो पर मिनट कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मुझे लगता है ये बातें क्लियर है आप लोग को। ठीक है, बोलिए जी। तो यहां तक हमारी ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात हो गई है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे, बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉलिक्युलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्युलैरिटी, और उसके आगे हम लोग बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी की भी जो डिफरेंसेस पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल्स जो होंगे हमारे वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 5 से। अगली क्लास में थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, तो भाई इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।